नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के लिए लिखा गया एक पत्र सामने आया है, जो नक्सलवादियों के स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता द्वारा लिखा गया था। इस लेटर के जरिए नक्सलवादियों ने घोषित किया है कि वो हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है। वो फिर एक बार सामान्य जीवन बिताने के लिए तैयार है, जैसे कि संविधान और सरकार की अपेक्षा है। लेकिन इस फैसले को सामूहिक रूप से लेने के लिए माओवादियों को समय लगेगा। माओवादियों ने फरवरी 2026 तक का समय मांगा है। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश भी की है कि इतना समय मांगने के पीछे उनकी कोई और मंशा नहीं है। ये कोई छल नहीं है। केवल अपने लोगों से संपर्क करने के लिए, फैसला लेने के लिए माओवादियों को समय लगेगा और इस दौरान वो अपनी सभी गतिविधियां रोक देंगे। इसलिए जितनी मोहलत मांगी गई है, उतने दिनों के बीच माओवादी चाहते हैं कि तीनों राज्यों की सरकारें नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान को रोक दे। खैर, फैसला तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर है कि वह संयुक्त अभियानों को रोकना चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारों पर लेफ्ट विंग टेररिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन कगार की शुरुआत हुई थी। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना ही ऑपरेशन कगार का उद्देश्य है और ये डेडलाइन भी माओवादी भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार मार्च 2026 तक जितने भी माओवादी हैं या तो सरेंडर करे, वरना उनके लिए सेना की गोलियां तो है ही। ये बात खुद देश के गृहमंत्री तक कह चुके हैं। माओवादियों के लिखे पत्र को हम सच माने तो गृहमंत्री की कड़वी दवाई काम आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। भारत के जंगलों से माओवाद हमेशा के लिए मिटाना ही गृहमंत्री अमित शाह का लक्ष्य है। लेकिन सवाल है कि क्या जंगल के माओवादियों के हथियार रखने से नक्सलवाद खत्म होगा? क्या नक्सलवादियों के हथियार रखने के बाद देश में लाल आतंक कहीं और सिर नहीं उठाने की कोशिश करेगा? कुछ दिन पहले का उदाहरण ही देखिए। 22 नवंबर को बीएससीएम और हिमखंडी के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इंडिया गेट पर आंदोलन छेड़ा था। इन कथित युवा अर्बन नक्सलियों का कहना था कि सरकार डेवलपमेंट के कामों को तुरंत रोके और दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करे। सरकार जिस तरह डेवलपमेंट कर रही है वह उचित नहीं है, क्योंकि AQI गिर रहा है। जो युवा इस प्रोटेस्ट के लिए रास्ते पर उतरे थे, वो लाल सलाम की लाल क्रांति से प्रेरित आंदोलनजीवी थे। जब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने माड़वी हिड़मा जिंदाबाद और तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा जैसे नारे लगाना शुरू किया। लाल आतंक की ओर बढ़ते ये आंदोलनजीवी सचमुच में साजिश कर आए थे। इन्होंने पुलिस की आंख में पेपर स्प्रे झोंका, जिससे पुलिस वाले घायल हुए। झड़प के बाद पुलिस ने कुल 22 आंदोलनजीवियों को गिरफ्तार किया है। बीएससीएम कोई पहली बार अपने ऊटपटांग कामों के लिए चर्चा में नहीं है। पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर इनके कार्यकर्ताओं ने चुनाव को बॉयकॉट इलेक्शन एंड जॉइन न्यू डेमोक्रेसी के नारे लिखे थे। कम्युनिस्टों के अनुसार न्यू डेमोक्रेसी का मतलब ऑथोरिटेरियनिज्म या ऑटोक्रेसी होता है, आज जो चीन, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में देखने मिलती है, जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश का भाग्य, विचार और भाषण तय करती है। और ऐसी ऑटोक्रेसी पाने का एक ही रास्ता नक्सलबाड़ी भी बीएससीएम ने दीवारों पर लिख रखा था। अर्थात ये भी नक्सली ही है। इनके हाथों में बंदूकें हैं, ना तन पर कैमोफ्लाज है, लेकिन इनका जहन बिल्कुल नक्सलियों की तरह ही लाल आतंक की चाह से दूषित है। विशेषज्ञों की माने तो हिड़मा को सुरक्षा बलों द्वारा ठोके जाने के बाद नक्सलवादियों के साथ अपना अलग रास्ता बताने वाले कम्युनिस्ट भी सख्ते में आ गए हैं। जंगलों में हर रोज कम्युनिस्ट नक्सलवादी ठोके जा रहे हैं। हर रोज हथियार रखकर दसियों नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में शहरों में बसे अर्बन नक्सलियों को बड़ी पीड़ा हो रही है, जो खुद शहरी विकास में जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन जनजातीय वनवासियों के हाथ में बंदूक देकर उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। हिड़मा जैसे जनजातीय माओवादी बस्तर जैसे दूरस्थ इलाकों से निकल आते हैं। इनका गांव
शायद ही कभी अपने आसपास के इलाकों से जुड़ा होगा। ये गांव आज देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं, लेकिन ये हमेशा से उपेक्षित होते हैं। आज जब मीडिया के सामने माड़वी हिड़मा की माँ, उसके परिवार के लोग आते हैं, तब उनके जीवन स्तर को देखकर सवाल खड़े होते हैं। क्या ये वही हिड़मा था जिसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था? छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री खुद हिड़मा के घर पहुंचे थे। तब उन्होंने उसके घर की हालत देखकर कहा था कि हिड़मा को आत्मसमर्पण का मौका देना चाहिए। सवाल है कि हिड़मा इतना बड़ा नक्सली था तो उसके घर में गरीबी क्यों झलकती थी? कहाँ गए वो करोड़ों की लेवी के पैसे? कहाँ है वो बेपनाह संपत्ति जो माओवादी लेवी के रूप में वसूलते आए हैं? अगर हिड़मा जैसे टॉप माओवादी के पास कुछ नहीं था, तो बाकी जनजातीय जो आज नक्सलवादी बन चुके हैं, उनकी हालत कितनी गंभीर होगी? आखिरकार कहा गया वो भारी भरकम धन जो वनवासी जनजातियों को माओवाद की खाई में धकेलकर उनसे ही वसूला जाता था। जनजातियों को जल जंगल जमीन के नाम पर उकसाया गया, लेकिन उनका काम जिस पैसे की उगाई करना था, वो ना उन्हें मिला, न उनके घर के लोगों को। ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी रणनीति के तहत इन युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया था। उन्हें बताया गया कि जंगल बचाने का मतलब है सरकार के खिलाफ हथियार उठाना। लेकिन सच ये है कि जंगल की राजनीति करने वाले बड़े नेता, बड़े कमांडर, बड़े कैडर सब फैसले वही ले रहे थे। जनजातियों को सिर्फ गोलियां मिली है और उनके परिवारों को बच्चों की मौत का गम। आज भी जहां स्थानीय माओवादियों का एनकाउंटर हुआ दिखता है, उनके घर न बिजली दिखती है, न संपत्ति, न बैंक बैलेंस। परिवारों को आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। बसवराजू नरसिंहा चलमान यानी सुधाकर, चलपति यानी रामचंद्र रेड्डी, राजू दादा यानी कट्टा रामचंद्र रेड्डी, कोसा यानी कद्री सत्यनारायण रेड्डी, ये सारे बड़े नाम हैं। लेकिन इनके परिवारों की संपत्ति आज तक कोई साफ जानकारी के साथ सामने नहीं आई है। ऑपरेशन कगार के कारण आज माओवादी 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। जंगलों में रहकर सुरक्षा बलों का मुकाबला करना अब लगभग नामुमकिन है। आदिवासी कैडर न आगे का रास्ता देख पा रहे हैं, न पीछे लौट पा रहे हैं। उनके सामने सवाल है कि जीवन बचाए या माओवादी तंत्र। माओवादियों द्वारा हर साल करोड़ों रुपए की लेवी वसूली जाती है। ठेकेदारों से, सड़क पुल निर्माण करने वालों से, खनन और परिवहन व्यवसाय में जुड़े लोगों से, ग्रामीण विकास योजनाओं से, स्थानीय व्यापारियों से। लेकिन ये करोड़ों की संपत्ति आदिवासी कैडरों के परिवारों तक बिल्कुल नहीं पहुंचती। इस लेवी का बड़ा हिस्सा अर्बन नक्सल्स के हाथों में जाता है। यही अर्बन नक्सल्स शहरों में सड़क पर उतरकर प्रदूषण की, जल जंगल जमीन, किसान, महिला, मजदूर, दलित, जेंडर इक्वालिटी के नाम पर सड़क पर उतरकर उनके अधिकारों की मांग करते हैं और इन मुद्दों की आड़ में माओवाद और नक्सलवाद को प्रमोट करते हैं। अर्बन नक्सल वो लोग होते हैं जो शहरों में बैठकर विचारधारा की चादर ओढ़े होते हैं। हाथ में बंदूक की जगह कलम होती है, जिस कलम की वो खूब प्रशंसा करते हैं। ये माओवाद को दिशा देने का दावा करते हैं, लेकिन इन्हें जंगल की कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन वो जंगल के जनजातियों द्वारा वसूले गए लेवी के पैसों से जिंदगी की मौज काटते हैं। यही कारण भी है कि आज तक किसी बड़े माओवादी नेता या अर्बन नेटवर्क की संपत्ति का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। अब जब कम्युनिस्ट माओवाद की फैक्ट्री तबाह हो रही है, तब कम्युनिस्ट अर्बन नक्सलियों के पसीने छूट रहे हैं और इसीलिए हिड़मा की मौत के बाद सकपकाए कम्युनिस्टों ने युवा आंदोलनजीवियों को रास्ते पर उतारकर प्रदूषण की आड़ में जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन ये आंदोलनजीवी खुद को रोक नहीं पाए और जेएनयू में अफजल के नारों की तरह ही घर घर से हिड़मा निकालने के नारे लगाने लगे। हालांकि अर्बन नक्सलियों के नारों का जवाब सुरक्षा बल जंगल में ही दे रहे हैं। आज जंगल के माओवादी ये समझ चुके हैं कि उनके बहते खून से इकट्ठा होने वाले खून की कमाई अर्बन नक्सल्स और बड़े माओवादी नेता चट कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे रही है। इतना पैसा और सुविधा दे रही है जिससे परिवार के पेट की आग बुझेगी। शिक्षा, आरोग्य की सुविधा मिलेगी। जंगलों में भटक कर दिन गुजारने की ज़रूरत नहीं होगी और ये पाने के लिए केवल
हथियार छोड़ने होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, माओवाद के खात्मे से कम्युनिस्टों का शहरों में उपद्रव कम होगा? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।